हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में उस दौर की दास्तान है जब दुनिया में कुछ हिस्सों में हिटलर का राज हुआ करता था। लेकिन उसी नफरती माहौल में एक मोहब्बत का फूल भी उगता है जिसे आज हम यहाँ पर बयां करने जा रहे हैं। एक लेडी जिसके घर पे जर्मन आकर उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। हालांकि वो लेडी भी जर्मन है, लेकिन उन्हें उस पर शक है कि कहीं उसने कोई ज्यूस को छुपा तो नहीं रखा। इसीलिए उनके जाने पर वो अपने परिवार को लेकर बर्लिन की ओर निकल जाती है, जहाँ पर शायद माहौल ठीक हो। दरअसल इस लेडी का नाम क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन का जो हस्बैंड है वो एक अफ्रीकन था और उसी की वजह से उनकी बेटी एक जर्मन अफ्रीकन है। वो एक ब्लैक है, इसीलिए उसे जर्मन का नागरिक नहीं कहा जाता क्योंकि हिटलर ने रूल बनाया है सिर्फ उन्हीं को जर्मन कहा जाएगा। उसकी बेटी लीना असल में एक निग्रो है, यानी कि हाफ जर्मन हाफ अफ्रीकन, और इसीलिए उसकी माँ को जहाँ भी उसे लेकर जाना होता है हमेशा अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट रखने पड़ते हैं, वरना वो लोग उसे कैंप में डाल देंगे जहाँ पर क्या किया जाएगा उसके साथ ही आप अच्छे से जानते हैं। लीना ये सब महसूस करती है, लेकिन वो अपनी माँ से कभी कुछ कहती नहीं है क्योंकि वो खुद बहुत परेशान है। उन्हें जर्मन होकर भी बार बार खुद की तलाशी करवानी पड़ती है क्योंकि उन्होंने बस एक अफ्रीकन से शादी कर ली। यहाँ हम जान पाते हैं कि क्रिश्चियन की बहन एक बर्लिन में रहती है, इसीलिए वो लोग अब उनके घर रहेंगे। कुछ दिन के बाद उसने लीना का स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया है, लेकिन वहाँ भी उसके स्किन कलर को लेकर मजाक बनाया जाता है। उसके फादर के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा कहा जाता है। वो बार बार अपनी मॉम से अपने फादर के बारे में पूछती है, लेकिन हर बार क्रिश्चियन मना कर देती है कुछ भी बताने को। बस वो इतना कहती है कि जब वो उसके डैड से मिली थी तो वो उसे कुछ ही साल बड़े थी। वो दोनों लोग रिलेशन में आए और उन्होंने शादी नहीं की और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। वो उसके डैड से मिली जिसकी सज़ा वो आज तक भुगत रही है। अगले दिन स्कूल से आते टाइम वो देखती है कि कुछ ज्यूस लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया जा रहा है। वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि सभी को माहौल का पता है कि वहाँ पर क्या होता है। तभी कुछ लड़के लीना को उसी भीड़ में धक्का दे देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ये निग्रो है, ना कि जर्मन है। दूर खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा होता है और वो लीना को भी बहुत गौर से देखता है जो सहमी हुई साइड में खड़ी थी। इसके बाद हम क्रिश्चियन की बहन को देखते हैं जो बहुत डरी हुई है। उनके यहाँ पे रहने से उसका कहना है कि अगर इस बारे में किसी जर्मन ऑफिसर को पता चल जाएगा तो वो हम सभी को मार देंगे। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आता है जो कि एक जर्मन ऑफिसर है। क्रिश्चियन उसे कुछ पेपर की मांग करती है जिससे कि वो यहाँ पर आसानी से रह सके। अगर उसके पास वो स्टरलाइजेशन का पेपर आ जाए तो वो साबित कर सके कि लीना उसकी ही बेटी है और उसके मन से ये डर हट जाएगा, वरना उसे हर दिन यही डर सताता रहेगा कि कहीं किसी दिन वो लोग लीना को उठा कर ना ले जाए। उन पेपर के बनने के बाद वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। जॉन एक बड़ा ऑफिसर था, वो ये पेपर आसानी से बनवा सकता है। अब अगले दिन हम लीना और उसके छोटे भाई कॉन्वो को देखते हैं जो कि एक ब्रेड शॉप पर जाते हैं जहाँ पर काम करने वाला लड़का लीना को काफी अच्छे से ट्रीट करता है जो कि उसे पसंद भी आता है। वो यही तो चाहती थी कि कोई भी उसे निग्रो की नज़र से ना देखे बल्कि एक अच्छे इंसान की नज़र से देखे। अब घर आने पर कॉन्वो बताता है कि इसके स्कूल में उसे हिटलर यूथ कैंप में ज्वाइन होने को कहा गया है। आज उसका ये पहला दिन है। उसकी माँ उसके पास आकर उसे समझाती है कि तुम्हें वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें भी सिखाई जाएंगी जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें यहाँ जाने नहीं देती, लेकिन ये कानून है, सभी को जाना पड़ता है। इसीलिए जब तुम बड़े हो जाओगे तो हमेशा अपनी दिल की सुनना और वही करना जो तुम्हारा दिल कहे। कभी किसी बेगुनाह को चोट मत पहुँचाना। कौन वो अपनी माँ की कही हुई बात समझ जाता है। अब एक दिन लीना स्कूल से अपनी माँ के पास जा रही होती तो रास्ते में उसे एक लड़के से टक्कर हो जाती है। यह वही लड़का था जिसने उसे भीड़ में देखा था और इसका नाम ल्यूक होता है। ये हिटलर यूथ आर्मी में एक सोल्जर है। वो लीना से सॉरी कहता और ये पहली बार था जब उसने ल्यूक को देखा था और किसी जर्मन ने उसे सॉरी पहली बार बोला था जो कि उसे काफी अच्छा लगता है। अब ल्यूक के डैड एक जर्मन एसएस ऑफिसर है और वो खिड़की से उसे देख रहे होते हैं जब वो लीना से टकराता है। जब ल्यूक उनके पास जाता है तो वो उसे पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। आज दोनों में अच्छी बॉन्डिंग थी जो कि हम देख ही सकते हैं। उधर क्रिश्चियन जब दूसरी जगह पर रहने लग गई तो जहाँ पर कुछ ज्यूज भी रहते थे। क्रिश्चियन के पड़ोसी उसे एक लेटर देती है जो उसके ना रहने पर यहाँ पर आया था जो कि जॉन का ही होता है। उसने उसे अपने ऑफिस बुलाया। जब क्रिश्चियन वहाँ पहुँचती है तो वही स्टरलाइजेशन के पेपर उसे दे देता है और कहता है कि अब तुम अपनी बहन को भूल जाओ। अब यहाँ क्रिश्चियन को एक तरफ दुख भी होता है लेकिन दूसरी तरफ खुशी भी होती है। उसकी बेटी को अब कोई कुछ नहीं कहेगा। रात में उन पेपर्स को लेकर लीना के पास वो जाती है और उस पर साइन करने को बोलती है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो कोई अफ्रीकन नहीं है। वो खुद को एक जर्मन नागरिक मानती है। ऐसे कैसे वो खुद की आइडेंटिटी को बदल सकती है। अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि एक जर्मन सोल्जर आकर टीचर से कुछ कहता है जिसके बाद लीना को स्कूल से निकाल दिया जाता है। वो रोते हुए घर आती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। वो उसे कल से अपने साथ काम पर चलने को कहती है। जब सुबह वो दोनों जा रहे होते हैं तो ल्यूक वहीं से गुजर रहा था।
लीना उसे देख लेती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, जो कि ल्यूक के डैड भी देख रहे थे, लेकिन वो कुछ कहते नहीं है। वापस जब लीना घर जा रही होती तो फिर से उसे रास्ते में आ जाता है। तब लीना पूछती है कि क्या वो उसका पीछा कर रहा है, तो ल्यूक जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, वो तो उसे उस दिन की चोट देखने के लिए आया था। अब लीना के लिए ये चीज़ बहुत ही अजीब थी, क्योंकि अभी तक सभी ने उसे बस नफरत की नज़रों से देखा था, लेकिन ल्यूक अलग है। वो मन ही मन मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन बीच रास्ते में उसे कुछ जर्मन दिखते हैं जो उसी ब्रेड शॉप पर काम करने वाले लड़के को तंग कर रहे थे, क्योंकि वो एक जीव था। यहाँ तक कि वो उसे बिना खता कसूर के सबके सामने नंगा करके मार डालते हैं। अब लीना ने ये पहली बार ये सारी चीज़ें होते हुए देखी थी, इसीलिए वो पूरी तरह से दहल जाती है। वो घर आकर अपनी मॉम को बताती है और कहती है कि वो एक अच्छा जीव था। तो उसकी माँ उसे टोकती हैं और कहती हैं कि वो जीव से पहले एक इंसान था। दरअसल क्रिश्चियन को हमेशा से लगता है कि जो कुछ भी इस देश में हो रहा है वो गलत है। सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि उसके जैसे और भी बहुत सारे जर्मन को यही लगता है, जो इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा खफा है, नाराज़ है। लेकिन अगर किसी ने कुछ कहने की हिम्मत जुटाई तो उसे मार दिया जाएगा। इसीलिए सब लोग बस देखते रहते हैं। उधर ल्यू के फादर उसके साथ बैठे होते हैं। वो कुछ जंग में हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने बहुत से बेकसूर लोगों को बहुत करीब से शहीद होते हुए देखा है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि उनका बेटा भी जंग में जाए। लेकिन ल्यूक को ऐसा नहीं लगता। उसे तो कभी कभी लगता है कि उसके डैड कायर हैं, क्योंकि वो जंग से डरते हैं। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन लीना उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर हिटलर यूथ आर्मी की ट्रेनिंग होती है, और छुप कर देखने लगती है अपने भाई को। तभी वहां पर ल्यूक आता है। लीना उसे कहती है कि वो तो बस अपने छोटे भाई को देखने के लिए आई थी और कुछ नहीं। अब ल्यूक यहाँ पर उसे पसंद करने लगा था। वो उसके लिए गाना भी गाता है, जिसे सुनकर वो हंसने लगती और दोनों एक लेक के किनारे जाकर एक अच्छा समय बिताते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है। उधर क्रिश्चियन को भी अंदाजा हो गया था लीना की इस अफेयर के बारे में, लेकिन वो कुछ कहती ही नहीं। वो दोनों ऐसे ही जंगल में सबसे छुप कर मिलने लगते हैं। ल्यूक बताता है कि ये रिंग जो उसने पहनी है वो उसकी माँ की आखिरी निशानी है। ऐसे ही सेम रिंग उसके डैड के पास भी है, जो कि जर्मनी के लिए जंग में लड़े थे। अब लीना भी कहती है कि उसके डैड भी जंग में लड़े थे। तो ल्यूक सवाल के नजरिए से पूछता है, क्या वो जर्मनी के लिए लड़े थे? लीना भी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि इसका सही जवाब तो उससे भी नहीं पता है। घर आने पर वो अपनी माँ से इस बारे में पूछती है, तो वो फाइनली बता देती हैं कि वो फ्रांस के लिए लड़े थे, ना कि जर्मनी के लिए। अब लीना ये सुनकर रोने लगती है और कहती है कि शायद यही वजह है कि ये लोग उससे नफरत कर। नेक्स्ट डे जब लीना ल्यूक से मिलकर वापस आती है तो उसकी माँ उसे देख लेती है और उसे समझाती हैं कि जो तुम कर रही हो इसकी कोई मंजिल नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, वरना इसका जो अंजाम होगा वो तुम सहन नहीं कर पाओगी। पर लीना के लिए ल्यूक एक उम्मीद है, इसीलिए वो इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ेगी। अब उसी रात उनके घर पर कुछ जर्मन आते हैं जो लीना से उसके पेपर मांगते हैं। जब वो ऑफिसर उन्हें देखता है तो उसे उस पर शक होता है और इसीलिए उनके सामने ही वो उन पेपर को जला देता है। ये बस एक ही कॉपी थी। उस पेपर को जलता हुआ देखकर क्रिश्चियन रोने लगती है, क्योंकि उसके सामने उसकी बीडी की आज़ादी जल रही थी। कहानी और आगे बढ़ती है और एक दिन ल्यूक अपने डैड के साथ होता है, जो उसे बताते हैं कि उसने एक बड़े ऑफिसर से बात करके उसकी पोस्टिंग एक कैंप में करवा दी है, ना कि रशियन पोस्ट पर। लेकिन ल्यूक को तो रशियन पोस्ट पर जाना था, इसीलिए वो उन पर बहुत गुस्सा करता है और यहाँ तक कह डालता है कि अगर उन्हें इतना ही डर लगता है तो उन्होंने जर्मनी के लिए जंग लड़ी ही क्यों। वो इस बात का जवाब नहीं दे पाते और ना ही शायद कभी दे पाएंगे। इधर पेपर जलने के बाद लीना ल्यूक को बताती है कि तभी वहां पर कुछ जर्मन आ जाते हैं, जिसे देखकर ल्यूक उसे अपने घर ले जाता है। वो दोनों पहली बार वहां पर करीब आते हैं। वहीं लीना उसे अपनी सारी हकीकत बता देती है कि वो एक निग्रो है, लेकिन उसकी माँ ने नकली पेपर बनवाए थे, लेकिन वो पेपर भी जर्मन ने जला दिए। अब दोनों देर रात तक साथ रहते हैं और देखते ही देखते 9 बज जाते हैं। अब दोस्तों, उस समय बर्लिन में 9 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाया करता था। अगर कोई भी बाहर दिखा तो उसे शूट करने का ऑर्डर था। यही डर से ल्यूक लीना को अपनी साइकिल पर घर ले जाता है, पर बीच में कुछ ऑफिसर उसे रोक लेते हैं। लीना छुप जाती है, इसीलिए वो उसे देख नहीं पाते, पर ल्यूक को एक बड़ा ऑफिसर पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर वो एक बड़े ऑफिसर का बेटा होता है, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है। अब उनके जाने के बाद वो लीना को उसके घर तक छोड़ देता है, लेकिन वापस जाते हुए वो उसे अपनी वही रिंग देता है जो उसकी माँ ने उसे दी थी, और कहता है कि वो ये हमेशा अपने साथ रखे। ऊपर जब क्रिश्चियन उसे देखती है तो बहुत सुनाती है और कहती है कि अब वो भरोसे के लायक ही नहीं है। अब कुछ दिन ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है, पर एक दिन जब ये दोनों लोग काम से वापस आ रहे होते हैं तो इन्हें कुछ जर्मन रोक लेते हैं और लीना के पेपर मांगते हैं, पर इनके पास तो वो है ही नहीं। तो क्रिश्चियन कहती है कि ये मेरी बेटी है, और ये सुनकर वो ऑफिसर उसे बहुत बुरी तरीके से कहता है कि जब तुम दुश्मन के साथ अपने संबंध बना रही थी तब तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया था। वो लोग लीना को ले जाने लगते हैं, पर क्रिश्चियन उनसे कहती है कि उसकी जगह वो उसे ले जाए,
और वो ऐसा ही करते हैं। लीना वहीं खड़े होकर मदद की गुहार लगाती है, लेकिन शायद वो ये भूल गई कि वो इंसानियत नहीं बल्कि हिटलर का दौर है, जहाँ पर लोगों की मदद उनके कास्ट को देखकर की जाती है। अब यहाँ से सीधा वो अपने घर आती है और वहाँ पर कॉन्वो पूछता है कि मॉम नहीं आई, तो लीना उससे झूठ बोलती है कि मॉम कहीं बाहर गई हैं, कुछ दिन के बाद आएंगी। अब ये बताते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, पर वो करे तो करे क्या, उसकी मजबूरी है। अगले दिन वो ल्यूक के घर भी जाती है, पर वहाँ काम करने वाला इंसान उसे बताता है कि उसकी पोस्टिंग ईस्ट में हो गई है। अब लीना के लिए समय बहुत ही सब्र वाला है, उसे हर चीज़ बहुत ही सोच समझ कर करनी होगी। तभी उसे वॉमिटिंग होने लगती है, शायद वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा है ल्यूक का। लेकिन वो इस बात से डरती नहीं है। वो तो अगले दिन जाकर उसी लाइन में लग जाती है जहाँ पर सभी औरतें लेबर कैंप में जा रही थी। उसे भरोसा था कि शायद उसकी माँ भी वहीं पर होगी, पर जाने से पहले उसने कॉन्वो को अपनी आंट के घर जाकर छोड़ दिया था। अब उसे अपने से दूर जाते हुए देखकर वो रोने लगती है। वो पूरी तरह से मजबूर हो चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और इसके बाद वो खुद को अब लेबर कैंप में रहेगी। वहाँ पर उसे पूछा जाता है कि वो स्टरलाइज है, तो वो झूठ कहती है कि हाँ, जिसके बाद उसके बाल काट दिए जाते हैं और फिर किचन में भेज दिया जाता है। वहीं लीना देखती है कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप भी वहीं मौजूद था जहाँ पर ज्यूज लोगों को जलाया जाता था, वो भी जिंदा। अब उसी कैंप में एक हरमाइन नाम की लड़की होती है जिसके पैर में से खून आ रहा था क्योंकि उसके जूते फटे हुए थे। वो बेहोश होने लगती है, लेकिन लीना उसे बचाती है और हौसला देती है। अब रात में वो लीना से कहती है कि मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। इस पर लीना कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन जब सभी को खाना दिया जाता है तो उसी समय लीना देखती है कि आसमान में राख उड़ रही है। वो समझ जाती है कि आज ज्यूस लोगों को जलाया गया है और ये राख होने की है। समय बीतने लगता है। अब ठंड का मौसम आ गया था। सभी खाना खा रहे थे, लेकिन हरमाइन की प्लेट गिर जाती है, इसीलिए लीना उसे अपना खाना दे देती। अब समय के साथ साथ लीना की प्रेगनेंसी दिखने लग गई थी, इसीलिए हरमाइन उसे पेट पर एक टाइट कपड़ा बांध देती है जिससे किसी को पता ना चले। उसी रात वो उससे कहती है कि वो किचन में उसे कुछ आलू चुरा कर लाएगी, जिसके बदले में वो उसे जूते ला सकेगी। अगले दिन वो यही करती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। एक सैनिक उसके कपड़े उतरवाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई आवाज आती है और ये कोई और नहीं बल्कि ल्यूक होता है, जिसकी पोस्टिंग यहीं पर हुई थी। अब लीना उसे देखकर रोने लगती है। अब वो पहली जैसी नहीं है, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। उसने ल्यूक से ऐसी मुलाकात कभी नहीं सोची थी। उधर लीना ल्यूक से नजरें नहीं मिला पा रही थी और इसीलिए वो जाने लगती है, लेकिन ल्यूक उसे पूछता है कि क्या तुमने कुछ खाया, पर वो कुछ जवाब नहीं देती और अपने बंकर में चली जाती है। दूसरी ओर हम ल्यूक के डैड को देखते हैं। वो भी इसी कैंप में थे। उन्होंने ही ल्यूक की पोस्टिंग यहाँ पर करवाई थी और वो उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने उसकी पोस्टिंग यहाँ पर क्यों करवाई। तो वो जवाब में कहते हैं कि इससे तुम मौत से बचोगे। तो ल्यूक मन ही मन सोचता है कि इससे बेहतर है कि मैं मर ही जाता। ऐसे हर दिन लीना को ऐसी हालत में देखकर वो थोड़ा थोड़ा वैसे ही मरने लगेगा। जिसके अगले दिन बाद लीना एसएस ऑफिसर के लिए एक सफाई कर रही होती है और वहां पर वो एक इंसान के हाथ में सेम वही रिंग देखती है जो उसे ल्यूक ने दी थी। वो समझ जाती है कि ये ल्यूक के डैड है, पर वो उनसे कुछ कहती नहीं है और चली जाती है। ल्यूक उसे मिलने के लिए बुलाता और एक साथ कई सारे सवाल करता है, लेकिन लीना खामोश थी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। तो ल्यूक खुद ही बताता है कि मैंने सोचा कि आखिरी बार तुमसे मिलकर जाऊं, लेकिन मुझे ये झूठ बोला गया कि ये लोग मुझे वॉर में भेज रहे हैं, बल्कि इन्होंने मुझे एक ईस्ट कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया, जहां पर हर दिन हजारों लाशों की महक मेरा जीना नरक बना रही थी। मैं बीमार हो गया, इसीलिए मैं यहाँ पर अपने डैड के साथ आ गया। लीना उसकी मजबूरियां समझती है, लेकिन अब वो नहीं चाहती कि वो दोनों साथ में रहें। वो तो उसे खुद की प्रेगनेंसी का भी जिक्र नहीं करती, पर ल्यूक अभी भी उसे उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले किया करता था। इसीलिए वो उसे रात में मिलने के लिए बुलाता है, जहां वो उसे कुछ खाने को देगा। वो अपने वादे के मुताबिक रात होने पर उसे मिलने के लिए जाता है और उसे एक स्कार्फ और कुछ खाने का सामान देता है। ये देखकर लीना रोने लगती है, तो ड्यूक उसे गले लगा लेता। तब उसे एहसास होता है कि लीना प्रेग्नेंट है। उसके लिए चीज बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। अगले दिन ल्यूक के डैड के पास एक ऑफिसर उसी रिंग को लेकर आता है जो लीना से ली गई थी। अब उसे देखकर वो समझ जाते हैं कि वो लड़की यहीं पर है, इसीलिए अगले दिन वो ल्यूक के साथ उसी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं जहां पर सभी औरतें काम कर रही थी। वो अपने बेटे का दर्द समझ रहे थे, लेकिन ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अब ल्यूक को अब पिता की कही हुई बात सही लगने लगती है। जंग में किसी का भला नहीं होता, बस बेकसूर और मासूम लोगों की जान जाती है। अगली सुबह जब हरमाइन सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके नए जूते चोरी हो गए। अगर वो बाहर बिना जूतों के गई तो वो लोग उसे मार देंगे, लेकिन लीना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। लेकिन जर्मन बहुत ही जालिम है, वो औरतों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करते। जब एक सैनिक देखता है कि हरमाइन के पैरों में जूते नहीं है, तो वो ल्यूक को बुलाकर कहता है कि इसे गोली मार दो।
लेकिन वो नहीं कर पाता तो वो सैनिक खुद उसे गोली मार देता है। बस इतनी सी बात के लिए उन्होंने एक लड़की की जान ले ली और लीना अपनी दोस्त की मौत देकर बेहोश हो जाती है। जब ल्यूक उसे मिलने के लिए जाता है तो वो उसे पूछती है कि तुमने हरमाइन पर गोली क्यों नहीं चलाई। वो रोते हुए कहता है कि ये वो जंग नहीं है जो मैं चाहता हूँ। किसी बेकसूर निहत्थे इंसान को मारकर मैं कोई जंग जीत नहीं सकता हूँ। शायद मैं ये गलत समय पर पैदा हो गया हूँ। वो लीना के पास आकर कहता है कि हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ पर हमें कोई कुछ नहीं करेगा। दोनों बहुत रोते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह मुमकिन नहीं है। लीना कहती है कि जब मेरा देश ही मुझे कबूल नहीं कर रहा है तो औरों से मैं क्या उम्मीद रखूं। शायद यही तक हमारी कहानी थी। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन होता है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 नहीं 3 लोग ही जान का मामला है। उधर ल्यूक के डैड उसे वो रिंग दिखाते हैं। वो समझ जाता है कि उसके डैड को सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए वो उसे बताते हैं कि अमेरिकन दोनों तरफ से आ रहे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारे जाने का इंतज़ाम कर दिया और उस लड़की को भूल जाओ, अपनी जान बचाओ। लेकिन ल्यूक बिना लीना के नहीं जाएगा। वो बाइक स्टार्ट करता है लेकिन इतने में एयर स्ट्राइक हो जाती है। उसके डैड उसे लेकर फौरन बंकर में छुप जाते हैं। अब सुबह जब वो बाहर आते हैं तो हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। ल्यूक लीना को भीड़ में आवाज़ लगाता है। इधर इतनी अफरा तफरी में हम देखते हैं कि पीछे कुछ गोलियों की आवाज़ हमें सुनाई देती है। मतलब जर्मन अभी भी कुछ ज्यूस लोगों को मार रहे हैं। जाते जाते हुए भी वो उन्हें छोड़ नहीं रहे। इधर ल्यूक और लीना एक दूसरे के करीब आने लगते हैं लेकिन इतने में एक गोली चलती है जो आकर सीधा ल्यूक को लगती है। ये गोली चलाई थी उसके डैड ने। उन्हें पता था कि अगर वो यहाँ पर रहा तो जर्मन उसे मार देंगे, अगर वो भाग गया तो अमेरिकन उसे मार देंगे और इसीलिए उन्होंने खुद के हाथों से खुद के बेटे को मारना बेहतर समझा। पर लीना क्या करे, उसकी सारी उम्मीदें तो टूट गई। उसके बच्चे का क्या होगा। वो सामने ल्यूक को मरा हुआ देखकर बहुत रोती है। उसकी पूरी दुनिया अब उजड़ चुकी है। तभी एक अमेरिकन सैनिक आकर उसे ले जाता है। अब 7 हफ्ते बाद का समय हम देखते हैं। वो एक अमेरिकन कैंप में थी। सभी के नाम बोले जा रहे थे जिनके जिनके माँ बाप उन्हें लेने के लिए आए थे। लेकिन लीना की माँ तो न जाने कहाँ खो गई है, यही सोचकर वो चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन तभी लीना का नाम पुकारा जाता है। जब वो अपनी नज़रें उठाती है तो उसके सामने उसकी माँ और छोटा भाई खड़े थे। वो भागते हुए उनसे जाकर गले मिलती है। यहाँ क्रिश्चियन को जब पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ल्यूक के बारे में तो वो उसे सीने से लगा लेती है और रोने लगती है। पूरे परिवार ने इस जंग में बहुत कुछ खो दिया और जंग हमेशा यही करती है दोस्तों। अगर जंग में किसी का फ़ायदा होता है तो वो सिर्फ बड़े और ताकतवर लोगों का, और मौत होती है तो वो होती है कमज़ोर और बेकसूर लोगों की। वेल इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।